गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नागपुर डिवीज़न जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो को फर्स्ट टाइम के लिए वॉच करेंगे, ज़रूर पेन पेपर लेके आप लोग रेडी रहिए। जैसे ही हम क्वेश्चन रीड करेंगे आप लोग अपना आंसर ले लीजिए। इसमें आप लोग का क्या पता चलेगा कि आप लोग का प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आप लोग जान पाएंगे। तो चलिए, ये लेटेस्ट पेपर है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 11 जनवरी 2025 को। डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर। तो एक महिला रेलवे कर्मचारी कितने समय के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैटरनिटी लीव फीमेल रेलवे एम्प्लॉय के लिए 180 दिन या 6 मंथ। दो बड़े जो जीवित बच्चे होते हैं इनके लिए ले सकते हैं 180 दिन करके 2 बार ले सकते हैं। 2 एल्डर सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए ये होता है मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट ए टाइम ए रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। तो यहीं पर देखिए LAP के बारे में बोला गया, लीव ऑन एवरेज पे। तो एट ए टाइम एक रेलवे कर्मचारी मैक्सिमम कितना पीरियड तक ये लीव ले सकते हैं, ये ग्रांट हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डेज हो जाएगा। ब्रेक जर्निंग इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ। यहीं पर देखिए, जो ब्रेक जर्निंग किस प्रकार का पास में आप लोग को दिया नहीं जाएगा, उपलब्ध नहीं होता है। तो ब्रेक जर्निंग इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ सेटलमेंट पास। जो सेटलमेंट पास रहता है इसमें आप लोग को ब्रेक जर्निंग अलाउड नहीं है। व्हिच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इशुएंस ऑफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो यहीं पर देखिए आप लोग का, यहीं पर मेजर पेनल्टी के लिए, बड़ी शास्ति के लिए आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा इशू होता है, तो ये हो जाएगा SF5 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनर पेनल्टी के लिए लघु शास्ति लघु दंड के लिए SF11, SF7। यहीं पर SF7 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन। तो डीम सस्पेंशन के लिए यहीं पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ये हो जाएगा SF2। जो भी रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ज़्यादा रह जाते हैं, ये कंडीशन में उनको SF2 जारी कर दिया जाता है। यही होता है आप लोग का डीम सस्पेंशन। SF1 सिंपल, ये सस्पेंशन है, निलंबन है। SF3 नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। जो भी रेलवे कर्मचारी सस्पेंशन में रहते हैं तो उनको निर्वाह भत्ता के लिए कुछ उन लोग को पेमेंट चाहिए, कुछ पे चाहिए, सैलरी चाहिए। तो यही इसी चीज़ के लिए ही नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट चाहिए कि बाहर में किसी प्रकार का काम नहीं करें, नियुक्ति नहीं है। तो इसके लिए आप लोग का गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र उनको निर्वाह भत्ता के लिए देना पड़ता है और इसमें 50 से 75% तक निर्वाह भत्ता मिल सकता है। तो ये कंडीशन में SF3 स्टैंडर्ड फॉर्म 3 इशू किया जाता है।
यही देखिए ऑप्शन डी में SF4 है, ये है रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन। जो भी कर्मचारी सस्पेंशन होते हैं फिर उनको रिवोकेशन किया जाता है, तो उनको हटाया दिया जाता है सस्पेंशन से, तो इसको बोला जाता है निलंबन से बहाली। इसके लिए SF4 फॉर्म जारी किया जाता है। When a railway employee placed under suspension but only a minor penalty is imposed, the treatment of the suspension period is। तो जब कोई भी रेलवे कर्मचारी सस्पेंशन में रहते हैं, निलंबन में रहते हैं, लेकिन वही कंडीशन में उनको ओनली माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड, अगर उन लोग को कोई माइनर पेनल्टी इम्पोज किया गया है, तो वहीं पर देखिए जो सस्पेंशन पीरियड को हम लोग किस प्रकार मानेंगे, तो जो सस्पेंशन पीरियड होगा इसको हम लोग ड्यूटी में काउंट करेंगे। जब किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबन किया जाता है लेकिन केवल मामूली दंड लगाया जाता है, तो निम्नलिखित अवधि का उपचार किस प्रकार किया जाता है, तो इसको ड्यूटी के रूप से माना जाता है। ऑप्शन सी में है। A railway servant shall be deemed to have been placed under suspension if he has been put in the police custody for a period of। तो यही डिस्कशन हुआ है ऊपर में, जो भी रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ज़्यादा रह जाते हैं, ये कंडीशन में उनको SF2 जारी कर दिया जाता है, उसको डीम सस्पेंशन बोला जाता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा एक्सीडिंग 40 आवर्स, 48 घंटे से अधिक अगर पुलिस कस्टडी में रहेंगे तो उनको डीम सस्पेंशन माना जाएगा। ऑप्शन बी में है। द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनाल्टी अंडर DNA रूल्स। तो यहीं पर देखिए जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल होता है, इसके तहत यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा दंड नहीं है, पेनाल्टी नहीं है। तो यहीं पर देखिए वार्निंग जो चेतावनी है, ये किसी भी प्रकार का पेनल्टी या दंड नहीं होता है। यहीं पर आप लोग का सेंस्योर ये पेनल्टी हो जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों देखिए, स्टॉपेज ऑफ पास बंद कर देना, स्टॉपेज ऑफ PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर ये बंद कर देना, ये दोनों भी पेनल्टी है, जो कि सेंस्योर निंदा हो गया, पास बंद कर देना हो गया, PTO बंद कर देना होगा, ये सब आप लोग का माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आता है। लेकिन वार्निंग जो है ये किसी प्रकार का पेनल्टी नहीं है, ये ओनली वार्निंग है, वार्निंग चेतावनी है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स पार्टी इंक्वायरी में बी हेल्ड व्हेन। तो यहीं पर देखिए जो एक्स पार्टी इंक्वायरी होगा कब होगा, तो यहीं पर आप लोग का पूर्व पक्षीय जांच कब आयोजित की जा सकती है, तो जब आप लोग का CO डोज नॉट अपीयर, CO अगर उपस्थित नहीं रहेंगे, ये कंडीशन में एक्स पार्टी इंक्वायरी किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए ऑप्शन ए में है। तो यहीं पर जो CO है चार्ज ऑफिशियल या चार्ज ऑफिसर या आरोपित अधिकारी, तो एक्स पार्टी इंक्वायरी ये आयोजित किया जाएगा कि कौन सा कंडीशन में, जब CO डोज नॉट अपीयर, चार्ज ऑफिशियल या चार्ज ऑफिसर या आरोपित अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे, तो ये कंडीशन में एक्स पार्टी इंक्वायरी इसको आयोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रुप C स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 20 ईयर्स एंड मोर बट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस आर। तो यहीं पर देखिए ग्रुप C स्टाफ हो या ग्रुप D स्टाफ हो, ग्रुप C हो, ग्रुप C स्टाफ हो या D स्टाफ हो, अगर यहीं पर ये 20 साल सर्विस कंप्लीट हो जाता है या इससे ज़्यादा होता है लेकिन 25 साल से कम होता है, तो ये कंडीशन में जो PRCP पोस्ट रिटायरमेंट जो कम्प्लीमेंट्री पास है वो कितना का दर में मिलता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो देखा गया है आप लोग का लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार ग्रुप C ग्रुप D स्टाफ अगर 20 साल कंप्लीट हो गया है, यही केस में उनको आप लोग का प्रतिवर्ष
रिटायरमेंट के बाद 2 सेट पास मिलता है। तो ऑप्शन ए देखिए बी में है 2 सेट पर एनम हो जाएगा। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केसेस इज डन, निलंबन मामलों की समीक्षा की जाएगी। तो यहीं पर देखिए जो सस्पेंशन केस होता है, निलंबन केस होता है, इसको रिव्यू किया जाता है, इसका समीक्षा किया जाता है। तो ये आप लोग का आफ्टर 3 मंथ होता है, 90 डेज के बाद, 3 महीना के बाद। ऑप्शन बी में है। इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर व्हिच रूल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। तो यहीं पर देखिए DAR जो डिसिप्लिन एंड अपील 1968 है, इसमें आप लोग का जो इंक्वायरी होगा, जांच होगा, ये आप लोग का मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। किस रूल के अनुसार? ये हो जाएगा रूल 14 का 2 है। तो ऐसा ही आप लोग का कुछ हाई लेवल का केस होगा जिसमें रेलवे प्रशासन का ढेर सारा नुकसान होगा, या ये जो गलती है एक्सट्रीम लेवल का आप लोग का, इसमें आप लोग का फॉल्ट पाया जाता है। तो ये कंडीशन में बिना जांच किए हुए एम्प्लॉय को, पार्टी को या जो कर्मचारी हैं उनको इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। तो ये होता है रूल 14 का 2 हो जाएगा, रूल 14(2). पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय। तो यहीं पर देखिए जो पेनाल्टी दंड होता है, जैसे कि आप लोग का कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो गया, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, निष्कासन या सेवा से बर्खास्त जो होता है, रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये सब जो आप लोग का पेनल्टी है, ये इम्पोज करने का अधिकार किसका है, कौन सा अधिकारी कर पाएंगे? तो ये पेनल्टी इम्पोज करने के लिए जो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हैं, वही पेनल्टी लगा सकते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए सी में है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति प्राधिकारी। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन में बी गिवन। तो यहीं पर देखिए जो निलंबित ग्रुप सी ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, उनको सस्पेंशन के दौरान 1 सेट पास दिया जा सकता है, प्रतिवर्ष 1 सेट पास दिया जा सकता है। ऑप्शन सी में है। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप CNW पार्ट्स आर एनलिस्टेड। यहीं पर देखिए CNW पार्ट लिस्टेड किया गया है, कौन सा सूचीबद्ध किया गया है, तो कौन सा आप लोग का समूह के अंतर्गत, तो कौन सा ग्रुप में उसको रखा गया है, ये रखा गया है ग्रुप 32-39 में CNW पास्ट को एनलिस्ट किया गया है, लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे PL नंबर 21074119, व्हाट डोज 9 इंडिकेट्स। तो यहीं पर एक PL नंबर, प्राइस लिस्ट नंबर दिया गया है। तो प्राइस लिस्ट नंबर रहता है स्टॉक आइटम का। तो यहीं पर प्राइस लिस्ट नंबर जो होता है, इसमें टोटल डिजिट इसमें कितना होता है ये भी जानना जरूरी है। ये 8 डिजिट का एक नंबर रहेगा, 8 डिजिट इसमें रहता है PL नंबर में, प्राइस लिस्ट नंबर में। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। फर्स्ट और जो सेकंड जो डिजिट रहेगा, ये क्या इंडिकेट करेगा, ये मेन ग्रुप को इंडिकेट करेगा। तीसरा और चौथा डिजिट जो रहेगा, ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा सब ग्रुप को। पाँच, 6 और 7 नंबर डिजिट ये आइटम जो होगा, जो स्टॉक आइटम होगा, आइटम का सीरियल नंबर को ये दर्शाएगा। और जो 8वां जो लास्ट डिजिट होगा, ये चेक संख्या, चेक डिजिट को ही ये दर्शाएगा। तो ये जरूर बार बार रिपीटेडली बताया जा रहा है, आप लोग को याद रहना है, एकदम गलती नहीं करना है। डेड स्टॉक शुड बी वेरीफाइड आफ्टर। तो यहीं पर देखिए जो डेड स्टॉक होता है, तो इसका वेरिफिकेशन, इसका सत्यापन वंस इन, एक बार आप लोग का कितना साल के बाद एक बार होना है, कितना महीने के बाद एक बार होना है, ये जानना जरूरी है। तो डेड स्टॉक, जैसे कि आप लोग का कोई भी स्टॉक आइटम लास्ट
24th मंथ तक ये यूज नहीं हुआ है और आने वाला 24th मंथ में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि डेड स्टॉक आप लोग, ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी आया हुआ है कि सरप्लस जो डेड स्टॉक रहता है, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भी क्वेश्चन नीचे में आ ही रहा है। तो ये जो आप लोग का सरप्लस स्टॉक या डेड स्टॉक जो रहेगा, तो मूवेबल है या डेड सरप्लस स्टॉक है, तो इसके बारे में नीचे में क्वेश्चन आ ही रहा है। तो यहीं पर देखिए, डेड स्टॉक जो रहेगा, इसका जो सत्यापन होगा, इसका जो वेरिफिकेशन होगा आफ्टर 1 ईयर होगा। ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस टूर आर वेरीफाइड आफ्टर एवरी। तो यहीं पर देखिए, जो इम्प्रेस टूर जो कि डेली हम लोग का डेली लाइफ में डेली इसका हम लोग रिक्विजिशन भर के इसको लाते हैं और इसका यूज करते हैं। जैसे कि ब्रेक ब्लॉक हो गया, ये सब डेली आप लोग का डे टू डे लाइफ में जो स्टॉक आइटम यूज होता है इम्प्रेस टूर बोला जाता है। और इसका वेरिफिकेशन, तो ये सत्यापन, इसके लिए कितना पीरियडिसिटी है, तो वंस इन कितना ये में अवधि में उसको वेरिफिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 ईयर्स। तो ये हर एक 2 साल में जैसे भी इसका वेरिफिकेशन करना है इम्प्रेस्ड स्टोर का। रिप्लाई ऑफ द चार्ज मेमोरेंडम बाय द सीओ। तो यहीं पर देखिए, जो सीओ रहेंगे, चार्ज ऑफिशियल रहेंगे, चार्ज ऑफिसर रहेंगे, आरोपित आप लोग का व्यक्ति रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे। तो रिप्लाई जो चार्ज आप लोग का मेमोरेंडम है, इसका रिप्लाई कितना दिन के अंतर्गत इनको रिटिन स्टेटमेंट में देना पड़ता है। तो ये रिटिन स्टेटमेंट में देने के लिए जो इनको पीरियड दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है, ये होता है 10 दिन का। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज कंपार्टमेंट का ट्रांसपोर्टेशन कोड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन वह होता है। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज। तो यहीं पर देखिए, निरीक्षण गाड़ी जो प्रशासनिक इंस्पेक्शन कैरेज होता है, तो इसका परिवहन कोड ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, जो कि हो जाएगा यहीं पर RA हो जाएगा। ऐसे जो और बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया है AR, जैसे कि हम लोग ऑक्जुलरी रिजर्वर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। CR कंट्रोल रिजर्वर, और IC जो है आइसोलेटिंग कॉक। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। तो नॉर्मल ICF कोच में जो पेंट्री कार यूज होता है, उसी का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका परिवहन कोड, ट्रांसपोर्टेशन कोड पेंट्री कार का WCB होता है। इसके साथ साथ LHB वर्सन में, LHB टाइप में जो पेंट्री कार यूज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे LWCBAC, जिसको कि हॉट बफेट कार के रूप में जाना जाता है। ये फुल्ली AC रहेगा, हॉट बफेट कार, LWCBAC। व्हिच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में कौन सा पार्ट्स यूज नहीं होता है? ये डस्टबेड यूज होता है, साइड बेयरर यूज होता है, शॉक एब्जॉर्बर यूज होता है, लेकिन यहीं पर जो ड्रैग लिंक है ये यूज नहीं होता है ICF ट्रॉली में। तो सही आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ ICF कोच। ICF कोच में जो स्टैंडर्ड पैकिंग पीस लगता है बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा 13, 26, 38, 48 mm। ये 4 साइज का यूज होता है। तो व्हील का डायमीटर कितना होगा, तो पैकिंग साइज कितना लगेगा, ये जानना जरूरी है। ये भी बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, और एक बार देख लीजिए। व्हील डायमीटर को एक साइड रखेंगे, चक्का का डायमीटर, और जो पैकिंग पीस है इसको एक साइड रखते हैं। तो पैकिंग पीस यूज किया जाता है बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए। तो व्हील का डायमीटर अगर 889 टू, ये ICF कोच के लिए है 864 mm।
ये रहेगा तो ये कंडीशन में 13 mm का पैकिंग पीस लगेगा। 863 से 840 mm, 26 mm पैकिंग पीस, 839 टू 820 mm व्हील डायर रहेगा। 38 mm का पैकिंग पीस, 819 mm हो जाएगा चक्का का डायमीटर। तो ये कंडीशन में 48 mm का पैकिंग पीस। ये 4 साइज का स्टैंडर्ड पैकिंग पीस आईसीएफ कोच में लगता है बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए। येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट्स। आईसीएफ कोचेस का एंड बॉडी में देखिए अगर येलो स्ट्रिप है इसका मतलब हो गया ये एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का कोच है। तो ये कंडीशन में देखा गया है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है जैसे कि टॉयलेट पर्सन एरिया को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होगा ये कंडीशन में आप लोग का ओनली टॉयलेट पर्सन ही डैमेज होगा, जहां पर कि कोई पैसेंजर रहते नहीं है और इसका कोच का इनसाइड पर्सन सेफ रहेगा। तो इसी प्रकार का फ्यूचर तो दिया जाता है कि ज़्यादा कोचेस में नुकसान ना हो, ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो, ज़्यादा इंजरी ना हो, यही चीज़ के लिए ही ये एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन आईसीएफ कोच में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हील डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग इन यूएसटी टेस्ट, सॉरी व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग इन यूएसटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। जो कि एक एनडीटी टेस्ट होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो यहीं पर आप लोग का जो ईएसटी के माध्यम से अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या जांच करते हैं, कौन सा डिफेक्ट को जांच करते हैं, ये आंतरिक दरार इंटरनल क्रैक को हम लोग जांच करते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज्ड। तो यहीं पर देखिए जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर का मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का जो रख रखाव और मरम्मत करते हैं हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर जो कि आईसीएफ कोचिंग स्टॉक में यूज होगा। तो इसके लिए आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट इसका कितना आप लोग का यूज होगा यहीं पर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6803 जो है ये आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट है। इसी में क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कैसे मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयर करेंगे हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर। नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑफ पैसेंजर कोचेस, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज्ड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट, यहीं पर एयर ब्रेक इक्विपमेंट के लिए दिया गया है। तो इसके लिए जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट होगा जिसमें बताया गया है कि कैसे निरीक्षण करेंगे, रख रखाव करेंगे, मरम्मत करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का जो टेक्निकल पैम्पलेट आरडीएसओ यूज होगा ये हो जाएगा C8805। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन एसी आईसीएफ आरसीएफ कोच। तो आईसीएफ कोच हो या आरसीएफ डिजाइन कोच हो दोनों ही बराबर सेम ही रहता है। तो यहीं पर आप लोग का एसी आईसीएफ आरसीएफ कोच में इमरजेंसी विंडो का संख्या कितना दिया गया है, प्रोवाइड रहता है, ये 4 के संख्या में प्रोवाइड रहता है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द ए शेड्यूल एग्जामिनेशन ऑफ कोच। तो ए शेड्यूल एग्जामिनेशन ये होता है आईसीएफ कोचेस में। तो इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल कितना है, 1 मंथ ±3 डेज। इसके साथ साथ ये हो गया आप लोग का ए शेड्यूल, बी शेड्यूल 3 मंथ ±7 डेज, आईओएच 9 मंथ +30 डेज, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 9 मंथ +30 डेज, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पीओएच ये होगा 18 मंथ।
व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ कोच, यहीं पर देखिए बताया गया है बी शेड्यूल का एग्जामिनेशन आईसीएफ कोच के लिए, इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल कितना है 3 मंथ ±7 डेज। व्हाट इज द परपोज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का क्या उद्देश्य है, क्या उपयोग है, क्या काम में आता है, तो ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए यूज होता है मैनिपुलेटर। नेक्स्ट चलते हैं, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर, तो यहीं पर देखिए मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट पूछा है, तो मिनिमम 1030 रहेगा, ये लोडेड कंडीशन में रहता है, और एम्प्टी कंडीशन में ये हो जाएगा मैक्सिमम बफर हाइट 1105 mm। मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक, तो हेडस्टॉक से बफर का प्रोजेक्शन मिनिमम कितना परमिसिबल है, तो ये 584 mm, और मैक्सिमम के लिए अगर पूछा होता है मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक 635 mm। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच में ये देखिए कोच बॉडी का वेट ट्रांसफर होगा ट्रॉली पर, किसका माध्यम से, साइड बेरर का माध्यम से। अगर ये वागन बॉडी का वेट किसके माध्यम से ट्रॉली में ट्रांसफर होगा, तो ये सेंटर पिवट हो जाता। LWLH बोगी यूज्ड इन LWLH 25 बोगी कहाँ पर यूज होता है, ये बक्सन एस वागन में, BLCS वागन में, इस प्रकार का वागन में ये यूज होता है LWLH बोगी। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑफ BG इन व्हाइल टायर टर्निंग, तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए पूछा है, तो जब भी हम लोग टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे, ये कंडीशन में परमिसिबल व्हील ट्रेड डायर डिफरेंस दिखना पड़ता है, तो ये कंडीशन में सेम आप लोग का पूछा है कोच के लिए, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन सेम कोच ऑफ ब्रॉड गेज, सेम कोच के लिए पूछा है, सेम कोच के लिए ये कितना हो जाएगा, ये 13 mm हो जाएगा। तो कोचिंग का केस में जो परमिसिबल व्हील ट्रेड डायर डिफरेंस देखा जाता है जब भी टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे, ये कोचिंग का केस के लिए देख लीजिए। सेम एक्सेल में कितना डिफरेंस ये अलाउड है 0.5 mm, सेम ट्रॉली या बोगी में 5 mm, सेम कोच में 13 mm, एक्सल लोड ऑफ बक्सन एस वागन इज, बक्सन एस वागन में एक्सल लोड पूछा है 25 टन हो जाएगा। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू, तो यहीं पर देखिए जो फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप प्रेशर कितना ड्रॉप होगा, तो ये मैक्सिमम पर लेंगे तो 1.5 kg/cm²। तो यहीं पर आप लोग का इसके बारे में भी देख लीजिए कि मिनिमम एप्लीकेशन में कितना बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, मिनिमम एप्लीकेशन 0.5 से 0.8 kg/cm², ये बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो मिनिमम एप्लीकेशन बोलेंगे। सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1 kg/cm², फुल सर्विस यहीं पर क्वेश्चन में आया हुआ है 1 से 1.5 kg/cm²। इमरजेंसी एप्लीकेशन एबो 1.5 kg/cm², जो भी बीपी प्रेशर 1.5 kg से ज़्यादा ड्रॉप करेंगे ये कंडीशन में इसको बोलेंगे इमरजेंसी एप्लीकेशन।
नेक्स्ट चलते हैं, इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर शुड बी। तो यहीं पर देखिए ट्विन पाइप सिस्टम के लिए जो ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर ये कितना होना चाहिए, ये जेहेतु आप लोग का एफपी प्रेशर से ये चार्ज होता है तो ये 6 kg/cm² हो जाएगा। मेजर्ड ए डायमेंशन बिटवीन, तो ए डायमेंशन जो आप लोग का वैगन स्टॉक में किस किस का बीच में हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, तो ये हम लोग लेते हैं कंट्रोल रॉड हेड और बैरल एसएबी बैरल फेस के बीच में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी में है। तो ये जानते हैं कि मैक्सिमम आप लोग का वैगन में, ये भी नीचे क्वेश्चन में आएगा, मैक्सिमम वैगन के लिए ये हो जाएगा 70 + 2 - 0 mm। और एक BOBRN वैगन है, हॉपर टाइप का वैगन, जिसमें 27 + 2 - 0 mm होता है। तो ये याद रखिए, ये डायमेंशन कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस के बीच में जो डिस्टेंस डायमेंशन रहेगा उसी को ही ए डायमेंशन बोलेंगे। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA, वाटर रेजिंग अपैरेटस, इसका फुल फॉर्म होता है वाटर राइजिंग अपैरेटस। तो WRA के माध्यम से जो पंप या मोटर सिस्टम रहेगा कोच में, AC कोच में बेसिकली ICF में और LHB में सभी प्रकार का कोच में रहेगा, नीचे से जो वाटर टैंक से पानी ये ऊपर तक प्रेशर के माध्यम से ये सप्लाई होगा, इसके लिए पंप मोटर सिस्टम चाहिए। तो ये WRA अपैरेटस जो रहेगा इसके लिए मिनिमम प्रेशर जो आप लोग का वाटर को लिफ्ट करने के लिए ओवरहेड टैंक में, इसके लिए कितना चाहिए, मिनिमम 0.3 kg/cm² प्रेशर चाहिए। ये अगर मैक्सिमम के लिए पूछा होता तो ये 0.75 kg/cm² प्रेशर होता। व्हाट इज द राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच, LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स ये 2.5 जो है ये मिनिमम है और 2.5 मैक्सिमम है। तो इसी प्रकार का ऑप्शन देने से मैक्सिमम को ही ले लीजिए 2.75, लेकिन दोनों ही सही है। क्यों बोलने से यहीं पर आप लोग को मेंशन नहीं है, मिनिमम के लिए पूछा है ना मैक्सिमम के लिए पूछा है। D1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेस डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम। तो यहीं पर देखिए डिपो 1 शेड्यूल LHB कोच के लिए, इसका मेंटेनेंस का शेड्यूल ये पीरियोडिसिटी इंटरवल पूछा है, जो कि ये हर एक ट्रिप के हर एक राउंड ट्रिप के बाद D1 आप लोग को करना है LHB कोचेस में। इसके साथ साथ ये D2 देख लीजिए, D2 डिपो 2 शेड्यूल 1 मंथ ±3 डेज। D3 जो शेड्यूल रहेगा ये 6 मंथ ±15 डेज। SS1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेस डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम। तो यहीं पर देखिए SS1 मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा है, सब शेड्यूल 1 LHB कोच के लिए। तो ये आप लोग का इंटरवल, इसका पीरियोडिसिटी क्या है, ये है आप लोग का 1.5 ईयर 1.5 साल। तो इसका भी देख लेते हैं। शेड्यूल जो है SS1 SS2 SS3 SS1 सब शेड्यूल 1 यहीं पर आया हुआ है 1.5 ईयर या महीना में 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर। SS2 डबल करते जाइए 3 इयर्स, महीना में 36 मंथ बोलेंगे और किलोमीटर में 12 लाख किलोमीटर जब कवर होगा। SS3 6 इयर्स 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम एक्सेल ऑन बीजी बॉगी वैगन इच ड्यूरिंग व्हील चेंजिंग। तो देखिए व्हील चेंजिंग या टायर टर्निंग करेंगे, बताया गया है ऊपर में ही, तो इसके लिए व्हील डायर डिफरेंस देखना पड़ता है। तो ये आप लोग का सेम एक्सेल के लिए पूछा था, तो सेम एक्सेल के लिए ब्रॉड गेज वैगन में 0.5 mm, कोचिंग हो वैगन हो, सेम एक्सेल के लिए पूछने से ये जो डिफरेंस होगा व्हील डायर डिफरेंस 0.5 mm होता है। तो ये भी देख लीजिए वैगन का केस में।
सेम एक्सेल के लिए 0.5 mm, सेम ट्रॉली या बोगी के लिए 13 mm, सेम वागन के लिए एक वागन में कितना अलाउड है 25 mm, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम वागन अन बिजी बगिन वागन व्हाइल चेंजिंग द व्हील इच। तो यहीं पर देखिए वागन का केस में सेम वागन के लिए फिर से क्वेश्चन दे दिया है, तो सेम वागन के लिए यहीं ऊपर बताया गया है, तो ये हो जाएगा 25 mm। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इच अंडर, एक्सीडेंट मैनुअल में ट्रेन पार्टिंग कौन सा क्लास में आता है, तो ये आता है J5 क्लास में आता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि J क्लास का एक्सीडेंट होगा, J क्लास, तो ये लोकोमोटिव या इंजन फेल्योर के लिए ये कैटेगरी में रखा गया है, फेल्योर ऑफ इंजन या लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक। तो ये आप लोग का J क्लास ये कवर करता है जो भी इंजन फेलियर होगा या रोलिंग स्टॉक फेलियर होगा, इसके लिए ही इसको कैटेगराइज किया गया है J क्लास एक्सीडेंट में। तो यहीं पर जो J3 दिया गया है ये ट्रेन पार्टिंग है, जब कैरिंग पैसेंजर, तो ये आप लोग का पैसेंजर कोच के लिए J3 क्लास हो जाएगा कैरिंग पैसेंजर। J4 क्लास जो होगा ये ट्रेन पार्टिंग होगा, नॉट कैरिंग पैसेंजर। इसके साथ साथ ये देखिए J5 जो दिया गया है, तो J5 जो होता है ये आप लोग का फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक, फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक इन पैसेंजर ट्रेन। ये पैसेंजर ट्रेन में अगर रोलिंग स्टॉक फेलियर हो जाता है तो ये J5 कैटेगरी में आता है। जैसे कि रोलिंग स्टॉक आप लोग का, रोलिंग स्टॉक का जो फेलियर होगा या तो व्हील के लिए, एक्सेल के लिए या ब्रेकिंग एपराटस के लिए, ये रोलिंग स्टॉक का जो फेलियर होगा व्हील, एक्सेल या जो ब्रेकिंग अपराटस सब, ब्रेकिंग आइटम सब लगा हुआ है, इसके चलते अगर रोलिंग स्टॉक का फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है, ये भी पैसेंजर ट्रेन में, जिसके चलते लीडिंग टू डिटैचमेंट ऑफ कोच, जिसके चलते कोच को भी डिटैच करना पड़ सकता है। तो ये J5 जो क्लास होता है ये फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक होगा पैसेंजर ट्रेन में, जो कि फॉर एग्जांपल व्हील, एक्सेल, ब्रेकिंग, ये सब आप लोग का सामान के चलते अगर फेलियर हो जा रहा है, जिसके चलते ये कोच भी लास्ट में डिटैचमेंट करना पड़ता है, इस प्रकार का जो कैटेगरी होगा ये J5 क्लास होगा। और जो J10 क्लास है ये जान लीजिए, ये पुअर ब्रेक पावर के लिए होता है, पुअर ब्रेक पावर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वागन फास्ट फ्यूज पीरियडिसिटी। तो बोगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर जो कि BLC कंटेनर वागन है, इसका पीरियडिकल ओवरऑलिंग का पीरियडिसिटी पूछा है, जो कि 6 ईयर या 72 मंथ। ये आप लोग का न्यूली बिल्ट कोच के लिए। इसके बाद जो होगा जो कि सब्सिक्वेंट पीओच होगा, इसके बाद जो पीओच होगा सब्सिक्वेंट पीओच, जो कि 4.5 ईयर्स में होगा, यानी कि 54 मंथ में होगा। नेक्स्ट चलते हैं C क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग
सी क्लास ओडिसी को कब मूवमेंट करना चाहिए, तो ये ओनली डे लाइट में मूवमेंट करना चाहिए और इसमें एक कंपनी का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें एक कंपनी CNW स्टाफ, सुपरवाइजर, ऑपरेटिंग का स्टाफ, DTI, ये सब इसको एक कंपनी करवाते हैं। तो ये ओनली डे लाइट में मूवमेंट होगा और इसका सेक्शनल स्पीड कितना में ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा, सेक्शन में कितना स्पीड में चलेगा 25 kmph। लेकिन ये जब यार्ड या टर्नआउट दे के ये मूव करेगा, यार्ड और टर्नआउट दे के जब जाएगा, ये कंडीशन में इसका और स्पीड घट जाएगा 8 kmph। और इसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसको चलाने के लिए जो अथॉरिटी देंगे तो ये CRS साहब हो जाएंगे, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर बक्सन वागन फिटेड विथ कैसनफ बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। तो यहीं पर देखिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज होगा, जो कि बक्सन वागन का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करेंगे, निरीक्षण करेंगे और इसका मरम्मत करेंगे बक्सन वागन के लिए, जिसमें कि कैसनफ बोगी फिट हुआ है और इसमें ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है। तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है, जिसमें कि इसका डिटेल्स इसमें दिया गया है, तो ये टेक्निकल पैम्पलेट हो जाएगा G70 हो जाएगा। G95 ये RDSO टेक्निकल पैम्पलेट, इसमें इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस BTPN वागन के लिए बोला गया है, बोगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन के लिए। G97 ये फ्रेट स्टॉक का एयर ब्रेक सिस्टम के लिए दिया गया है, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेट स्टॉक, जितना भी गुड स्टॉक का एयर ब्रेक सिस्टम, इसका इंस्पेक्शन मेंटेनेंस करने के लिए G97 टेक्निकल पैम्पलेट। WT77 ये 20.3 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी, एक्सेल लोड बियरिंग फिटेड इन वागन। तो ये आप लोग का WT77 ये RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है, जिसमें इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के बारे में बोला गया है, जो कि इसमें 23 टन का एक्सेल लोड कैपेसिटी वाला बियरिंग फिट होता है। इसी का ही निरीक्षण और रखरखाव मरम्मत के बारे में बोला गया है WT77। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नया वागन नंबरिंग स्कीम में पहला 2 संख्या क्या इंडिकेट करेगा, क्या दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा टाइप ऑफ वागन को, ये फर्स्ट और सेकंड। तो इसके बाद थर्ड और फोर्थ डिजिट क्या दर्शाएगा, तीसरा एंड चौथा डिजिट ये दर्शाएगा ओनिंग रेलियो को, कौन सा रेलियो का ये वागन है। इसके बाद पांचवा और छठवा डिजिट, 5 और 6 नंबर वाला डिजिट ये ईयर ऑफ बिल्ट, कौन सा साल में तैयार हुआ है, या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाएगा। इसके बाद 7, 8, 9 और 10 नंबर ये 4 डिजिट वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा, वागन इंडिविजुअल सीरियल नंबर। और लास्ट जो 11वां वाला डिजिट होगा ये चेक डिजिट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इन ड्राफ्ट गियर इन सर्विस। सर्विस के दौरान फ्री स्लैक रहेगा ड्राफ्ट गियर में, मैक्सिमम परमिसिबल कितना होगा फ्री स्लैक ड्राफ्ट गियर में सर्विस के दौरान, तो ये हो जाएगा
25 mm। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इच, तो हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर ये ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, RF 361। इसका कैपेसिटी कितना है 5725 kg मीटर, 5725 kg मीटर। इसी प्रकार और एक ड्राफ्ट गियर रहता है MK50, ये भी हाई कैपेसिटी में आता है, जिसका कि कैपेसिटी 5385 kg मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। व्हील गेज मेजर करेंगे। व्हील गेज क्या होता है, ये आप लोग का एक ही एक्सेल में दो व्हील का फ्लैंज के बीच में जो दूरी होगा इसको व्हील गेज बोलते हैं। तो व्हील गेज को मेजर करने के लिए ये आप लोग का वागन अपलोड कंडीशन में होना चाहिए। इसी कंडीशन में ही व्हील गेज को मेजरमेंट, इसका कितना है व्हील गेज मेजरमेंट किया जाता है, ऑप्शन ए में है। जैसे कि व्हील गेज गुड्स या कोचिंग का ICF कुछ ICF या गुड्स का 1600 + 2 - 1 mm होता है। इस हिसाब आप लोग जरूर LHB कोच और वंदे भारत का कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हील गेज कितना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक्स कीजिए, इसमें कुछ गलती हो तो कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिए, जल्द से जल्द जो फ्रेंड्स नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।